हम लेंगे अगले यूनिट के बारे में। और अगले यूनिट का ये फर्स्ट चैप्टर है द एमरजेंस ऑफ अमेरिका आफ्टर द सिविल वॉर, गृह युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्थान। तो सबसे पहले तो अमेरिका के बारे में मैं बता दूं, अमेरिका जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका में एक देश 1492 ईस्वी में कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई और इसी के साथ ही यूरोप वालों का ध्यान पूर्व से हटकर पश्चिम में अमेरिका की ओर गया। देखते ही देखते पुर्तगाल, स्पेन, हॉलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड आदि देशों ने उत्तर अमेरिका में अपने पांव पसारने शुरू किए। अंग्रेज भी पीछे नहीं रहे। 17वीं 18वीं शताब्दी में वहां अपनी बस्तियां बसानी शुरू की। अंग्रेज़ों ने वहां 13 बस्तियां बसाई जिसका नियंत्रण अंग्रेजी सरकार के हाथों में था। अंग्रेज़ों ने इन बस्तियों का खूब आर्थिक शोषण किया और वहां अनेक राजनीतिक प्रतिबंध भी लगा दिए। अंग्रेज़ों का व्यवहार अमेरिकी जो बस्तियां थी वहाँ के निवासियों के साथ कुछ अच्छा नहीं था। 1776 में अमेरिका में यह स्वतंत्रता युद्ध जो है इंग्लैंड और उसकी 13 अमेरिकी बस्तियों के बीच में 1776 में आरंभ हुआ और 1783 में जाकर समाप्त हुआ। अमेरिकी सेनाओं का नेतृत्व जिस व्यक्ति के द्वारा किया गया उसका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन। तो जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में ये युद्ध था, ये 83 जो बस्तियां थी उनका 13 बस्तियों का ये हुआ और इसी के तहत ही ये कहा जाता है कि इन्हीं के प्रयास के फलस्वरूप 1783 ईस्वी में जाकर संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना हुई 13 बस्तियों के साथ। तो हम लेंगे कि इसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका में एक युद्ध जिसको गृह युद्ध कहा जाता है और ये गृह युद्ध चला 1861 से लेकर 1865 ईस्वी के बीच में ये गृह युद्ध चला। ये था उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के राज्यों के बीच में, जिसका मुख्य कारण था वहाँ पर प्रचलित जो स्लेव सिस्टम था, दास प्रथा थी, उस दास प्रथा के लिए ये जो युद्ध था ये लड़ा गया। और इस दास प्रथा के अंतर्गत दक्षिण के भागों में लोग दासता को छोड़ने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उनका कार्य जो था ये दासों के द्वारा ही किया जाता था। मुश्किल हो जाता यदि दास प्रथा खत्म हो जाती। तो और इसलिए उत्तर और दक्षिण अमेरिका में दासता के प्रश्न पर काफ़ी तनाव हो गया। 12 अप्रैल 1861 ईस्वी को दोनों उत्तरी और दक्षिण राज्यों में गृह युद्ध हुआ। 1865 तक चला। इसमें उत्तरी अमेरिका की विजय हुई और परिणाम स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी दासों को मुक्त कर दिया गया। और ये महान जिस व्यक्ति के द्वारा किया गया उस व्यक्ति का नाम था अब्राहम लिंकन। तो अब्राहम लिंकन के द्वारा जो है ये काम किया गया और उन्होंने ये दासता की जो प्रथा थी उसको समाप्त किया, लेकिन साथ ही साथ उनको अपने जीवन से भी हाथ धोने पड़े। तो इस तरह से इसके पश्चात अमेरिका में क्या हुआ, किस तरह से उसका उत्थान हुआ, उसके बारे में ही हम लेंगे। तो बहुत से कारण थे जिससे कि ये उत्थान हुआ अमेरिका का। पहला है यूरोपीय साम्राज्यवाद का प्रभाव। जो यूरोपीय साम्राज्यवाद था जिसके बारे में आपने भी पढ़ा, तो इस यूरोपीय साम्राज्यवाद जिसमें कि यूरोप के जो देश थे, चाहे इंग्लैंड था, जर्मनी, फ्रांस, ये जितने भी थे एशिया, अफ्रीका इत्यादि में उपनिवेश स्थापित कर रहे थे। और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जापान भी एक प्रमुख औद्योगिक देश बन गया था। तो अमेरिका के कुछ व्यक्तियों में ये धारणा बनती जा रही थी कि अमेरिका को भी समुद्र पार अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहिए, तो इसलिए अमेरिका का उत्थान हुआ। दूसरा है प्रजातीय श्रेष्ठता। दूसरा मानना ये था कि एंग्लो सैक्सन प्रजाति अमेरिका और ब्रिटिश जिसको कहते हैं से संबंधित इसको माना जाता है, जिसने पश्चिम यूरोप और अमेरिका में लोकतंत्रीय मूल्यों की स्थापना की थी और संपूर्ण विश्व में उनका प्रसार करने लगी थी। तो जॉन फिस्क जैसे दार्शनिक और जॉन डब्ल्यू बर्गेस जैसे राजनैतिक वैज्ञानिक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के विचार को अमेरिकी ढंग से व्याख्यात करने में लगे थे। तो फिस्क ने 1885 में हार्पर पत्रिका में एक लेख में प्रकट किया कि अंग्रेजी भाषा भाषी प्रजाति अंत में विश्व के उन सभी स्थानों पर नियंत्रण कर लेगी जो पहले से किसी स्थापित सभ्यता के अधीन नहीं है।
तो ये जो एक विचारधारा थी प्रजातीय श्रेष्ठता की, इससे भी अमेरिका का उत्थान हुआ। फिर तीसरा है नई मैनिफेस्ट डेस्टिनी। तो नई मैनिफेस्ट डेस्टिनी जो थी, गृह युद्ध के बाद ये नई मैनिफेस्ट डेस्टिनी की साम्राज्यवादी व्याख्या जोर पकड़ रही थी। 1890 के दशक में विस्तारवाद प्रचार ने इतना जोर पकड़ लिया कि समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने भी इसका समर्थन किया। रिव्यू ऑफ रिव्यूज़ नामक पत्रिका ने मैनिफेस्ट डेस्टिनी और प्रशांत महासागरीय उपलब्धियों का जोरदार समर्थन किया। तो इससे भी अमेरिका का उत्थान हुआ। फिर है मुनरो का सिद्धांत। मुनरो जो थे ये अमेरिका के राष्ट्रपति 1823 ईस्वी में हुए। तो मुनरो ने घोषणा की, उसकी घोषणा के अनुसार अमेरिकी महाद्वीप में यूरोपीय शक्तियों को उपनिवेश स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जानी थी। इसके साथ ही उसने ये वचन दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका भी यूरोपीय शक्तियों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके फलस्वरूप यूरोपीय शक्तियों का अमेरिका के महाद्वीप में हस्तक्षेप बहुत कम हो गया। तो अमेरिका को इससे उत्थान में काफ़ी सहयोग मिला। फिर है औद्योगिक विकास। अब जैसे ही अमेरिका में ये जो 19वीं शताब्दी के अंत तक अमेरिका भी विश्व की एक प्रमुख औद्योगिक शक्ति बन गया। लोहे इस्पात के कुल उत्पादन का विश्व का 1/3 भाग यहीं पैदा होने लगा। तेल, प्राकृतिक गैस, भारी उत्पादन तथा उपभोग अमेरिका करता था। तो इस तरह से धीरे धीरे जो औद्योगिक क्षेत्र था वो विकसित हुआ। तो इससे भी अमेरिका का जो है उत्थान हुआ। फिर है अमेरिका की नौसैनिक शक्ति का विकास। अमेरिका की जो नौसैनिक शक्ति थी वो भी विकसित हुई और अमेरिका में ये कहा जाता है कि नौसैनिक गतिविधियां तीव्र कर दी गई। 1881 में वाष्प चलित युद्धपोतों के निर्माण का काम शुरू हुआ। 1900 ईस्वी तक तीसरे स्थान पर जो है अमेरिका नौसैनिक शक्ति में पहुंच गया। तो इससे भी उत्थान हुआ। फिर इसके बाद है खुले द्वार की नीति। खुले द्वार की जो नीति थी 1890 के दशक में यूरोपीय देशों ने चीन के अनेक प्रभावी क्षेत्रों को आपस में बांट लिया। तो अमेरिका को लगा कि उसका चीन के साथ जो व्यापार है वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। 1899 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन हे ने खुले द्वार, ओपन डोर पॉलिसी जिसको कहते हैं, मुझे भी की नीति का प्रतिपादन किया और उसने भी चीन में अपने जो अधिकार थे व्यापार के वो सुरक्षित कर लिए। इसके बाद है स्पेन में गृह युद्ध। स्पेन 1898 में क्यूबा के प्रश्न को लेकर अमेरिका का स्पेन से युद्ध हुआ। क्यूबा दक्षिण अमेरिका में स्पेन का एक महत्वपूर्ण उपनिवेश था। यहाँ की जनता ने स्पेन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया जिससे यहाँ अराजकता और अव्यवस्था फैल गई। अमेरिका ने वहाँ सैनिक हस्तक्षेप किया। इस संघर्ष में स्पेन की हार हुई। प्यूर्टो और फिलिपाइन पर अमेरिकी अधिकार मान लिया गया। क्यूबा को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। वहाँ अमेरिका का प्रभुत्व स्थापित हो गया। तो इससे भी उसका प्रभाव बढ़ता चला गया। फिर है अगला पृथकता की नीति। पृथकता की जो नीति थी, अमेरिका ने अपनी पृथकता की नीति 1 शताब्दी से अधिक समय तक इसको अपनाया और अब छोड़ना उसको कठिन था। 1812 में अमेरिका ने फ्रांस, ब्रिटेन और बारबरी कासियर के विरुद्ध अकेले ही युद्ध किया। 1819 में उसने पवित्र संघ की सदस्यता स्वीकार नहीं की। यहाँ तक कि स्वतंत्रता के लिए चल रहे यूरोपीय आंदोलन के प्रति अपनी सहानुभूति रखते हुए भी अमेरिका ने उनमें किसी प्रकार की व्यावहारिक भूमिका नहीं अपनाई। तो काफ़ी समय तक अमेरिका ने जो पृथकता की नीति थी उसको अपनाए रखा, वो दूर रहा अन्य यूरोपीय देशों के मामले से। और इस तरह से भी हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका ने का जो है इसके पश्चात धीरे धीरे उत्थान हुआ। इसके बाद है हस्तक्षेप का अधिकार। तो हस्तक्षेप का जो अधिकार है ये 1890 तक संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की एक प्रमुख औद्योगिक और सैनिक शक्ति बन चुका था। उपनिवेशों के लिए यूरोपीय देशों में चली जो छीना झपटी थी उस दौड़ में वो भी शामिल हुआ। तो उसने हस्तक्षेप करना शुरू किया। इससे भी अमेरिका जो था ये धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। इसके बाद है गृह युद्ध के पश्चात कूटनीतिक प्रयास। गृह युद्ध के बाद अमेरिका के 2 विदेश सचिवों विलियम एच सेवार्ड 1861 से 69, हैमिल्टन फिश 1866 से 77 के कार्यों पर
आधारित रहा। सेवार्ड जहां सक्रिय और प्रसारवादी विदेश नीति का समर्थक था, वहीं फिश सभ्य राजनीतिक व्यवहार के परंपरागत आदर्श में विश्वास रखता था। सेवार्ड प्रशांत महासागर में अमेरिका का भविष्य देख रहा था और नौसैनिक शक्ति के विकास पर जोर दे रहा था। 1867 में सेवार्ड ने रूस से अलास्का खरीदने के लिए सीनेट को राजी किया। इसके अतिरिक्त सेवार्ड के काल में महाद्वीपीय सीमाओं के और अधिक विस्तार तथा प्रशांत व कैरिबियन सागरों में क्षेत्रीय नियंत्रण स्थापित करने के विचार को भी बल मिला। तो इस तरह से गृह युद्ध के बाद बहुत से कूटनीतिक प्रयास किए गए जिसने अमेरिका को और आगे बढ़ा दिया। इसके बाद है प्रथम अखिल अमेरिकी सम्मेलन 1889 ईस्वी में। ये अमेरिका का विदेश सचिव विलेन ने लातीनी अमेरिकी देशों को आमंत्रित कर एक अखिल अमेरिकी सम्मेलन का आयोजन किया। उसका उद्देश्य स्पष्टतः इस क्षेत्र में अमेरिका की श्रेष्ठता और नेतृत्व को विधिवत प्रतिष्ठित और अनुमोदित कराना था। लेकिन इसमें भाग लेने वाले 19 अमेरिकी देशों ने विलेन के प्रस्तावों को स्वीकार कर दिया, लेकिन फिर भी सम्मेलन के फलस्वरूप अमेरिका वंशी गठन में एक अखिल अमेरिकी सूचना प्रसारण केंद्र की स्थापना में सफल रहा और इस सम्मेलन से भविष्य में भी अमेरिका के बारे में यदि हम कहें तो वो एक महान शक्ति के रूप में उभर कर सामने आने लगा। फिर है थियोडोर रूजवेल्ट तथा विलियम हार्वर्ड टैफ्ट का योगदान। 1901 में थियोडोर रूजवेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने। 1909 तक इस पद पर रहे। उस समय अमेरिका की विदेश नीति में एक नया अध्याय जोड़ दिया गया। 1904 में ब्रिटेन जर्मनी ने वेनेजुएला के विरुद्ध नौसैनिक नाकाबंदी कर दी क्योंकि वो इन देशों से लिया गया ऋण वापस नहीं लौटा पाया था। रूजवेल्ट ने इन देशों को नाकाबंदी उठाने के लिए विवश किया। 1904 में जब रूस जापान युद्ध शुरू हुआ तो रूजवेल्ट ने इस युद्ध का क्षेत्र सीमित रखने के लिए फ्रांस तथा जर्मनी को चेतावनी दी कि यदि उन्होंने इस युद्ध में रूस को सहायता दी तो संयुक्त राज्य अमेरिका जापान को समर्थन देने के लिए मजबूर हो जाएगा। परिणाम स्वरूप रूस जापान तक ही ये युद्ध सीमित रहा। रूजवेल्ट ने इन देशों में संधि करवाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके लिए उसने 1906 में नोबेल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया। 1906 में अमेरिका की सेनाएं क्यूबा भेजी गई ताकि वहां फैली अव्यवस्था को नियंत्रण में लाया जा सके। वहां अमेरिका की सेनाएं 3 वर्ष रही। 1909 में संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनाएं निकारागुआ के विरुद्ध भेजी, जिसका उद्देश्य वहां पर अमेरिकी खदान कंपनी द्वारा भड़काए गए एक विद्रोह का समर्थन करना था। मैक्सिको में संयुक्त राज्य की इस नीति को बड़ा डंडा, बिग स्टिक और अंतर्राष्ट्रीय पुलिसमैन की नीति कहा गया। 1909 में विलियम हार्वर्ड टैफ्ट अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने। उन्होंने अमेरिका के प्रभाव को बढ़ाने के लिए डॉलर कूटनीति का सहारा लिया। इस नीति के अधीन अमेरिका जिस देश को अपने प्रभावाधीन लाना चाहता था वहां भारी आर्थिक निवेश करता था। इस नीति के द्वारा अमेरिका ने लैटिन अमेरिका तथा सुदूर पूर्व के देशों में अपना आर्थिक तथा राजनैतिक प्रभाव स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। 1910 में जहां अमेरिका ने भारी निवेश कर रखा था वहां एक लोकप्रिय नेता फ्रांसिस्को मेट्रो ने भ्रष्ट तानाशाह डी.आज को सत्ता से हटा दिया। टैफ्ट की सरकार ने उसे तुरंत मान्यता प्रदान की। 1913 में जनरल वी हुरैता के मेड्रो की हत्या कर दी और स्वयं तानाशाह बन गया। हुरैता की सरकार को यूरोपीय शक्तियों ने मान्यता दी। राष्ट्रपति टैफ्ट ने ऐसा करने से इनकार किया। 1913 में वुड्रो विल्सन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने और इस पद पर 1921 तक रहे। तो उनके समय में भी अमेरिका लैटिन अमेरिकी देशों की राजनीति में हस्तक्षेप करता रहा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अमेरिका का धीरे धीरे जो था विश्व शक्ति के रूप में भी आगे चलकर उत्थान होने लगा। तो बाकी का हम अगले वीडियो में करेंगे।